नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आगे का एजेंडा में बात करेंगे अग्निकांड की, लापरवाही की, लपटों के उस तांडव की जिसने गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक दो नहीं बल्कि 35 जिंदगियां ले ली। एक अग्निकांड गुजरात के राजकोट में हुआ। आग एक गेमिंग जोन में लगी और कई मासूमों समेत 28 लोगों की जान चली गई। तो वहीं दूसरा अग्निकांड राजधानी दिल्ली में हुआ। राजकोट में एक गेमिंग जोन में आग लगी और इतनी भीषण थी कि घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों में से ज्यादातर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही खुशनसीब थे जो गेमिंग जोन से बचकर बाहर आ पाए, लेकिन कई बच्चे और बड़े इतने खुशनसीब नहीं थे, वो अग्निकुंड से बचकर बाहर नहीं आ पाए, उसमें फंस कर रह गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली की भी आपके सामने है, जहां पर आग की लपटों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। बच्चों के एक अस्पताल में आग लगी और मौत ने 7 नवजातों को अपने आगोश में ले लिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए एक दुर्घटना मात्र हो सकती है, लेकिन उन माता पिता से पूछिए, सोचिए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे भस्म हो गए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। तो सवाल उठ रहा है और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 मासूमों को रेस्क्यू करके दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने अस्पताल मालिक नवीन चीची के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आग कैसे लगी इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। दमकल विभाग को रात 11:30 बजे आग की सूचना मिली और इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से अस्पताल के अंदर काफी धुआं भर गया था, जिससे नवजात की हालत गंभीर हो गई। सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दम घुटने से 7 बच्चों की मौत हो चुकी थी। और इन सब के बीच दिल्ली के अस्पताल में आग ने 7 बच्चों की जिंदगी निगल ली। जब तक दमकल विभाग अस्पताल पहुंचा, मासूमों की जान जा चुकी थी। हमारे सहयोगी दिव्यांकर की ये रिपोर्ट देखिए। बीते रोज तकरीबन 11:30 बजे के आसपास विवेक विहार इलाके के न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लग गई और आग लगने के बाद किस तरह का भयावह मंजर यहां पर आपको नजर आएगा। जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग काफी ज्यादा भयावह यहां पर लगी हुई थी और जिसमें अगर इस हॉस्पिटल के अंदर की बात की जाए, न्यू बॉर्न बेबी जो बच्चे 3 से 4 दिनों के सिर्फ होते हैं, मात्र उन्हें यहाँ पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का मंजर यहाँ पर आपको नजर आएगा, जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, अंदर का हिस्सा भी पूरी तरह से जल चुका है। फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और इस आग की चपेट में सिर्फ जो बेबी बॉर्न हॉस्पिटल है वही नहीं आया, और अगल बगल के जो घर हैं या फिर बगल में आपको बाईं ओर बैंक नजर आएगा, उसका जो मेन गेट से लेकर बाकी हिस्सा है वो भी प्रभावित हुआ है। और सामने आपको ये जो गाड़ी खड़ी हुई नजर आएगी, इसका एक एक पुर्जा जो है वो जलकर आपको खाक साफ तौर से, अंदर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से जलकर खाक होता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया और जो जानकारी सुबह निकल कर आई कि इस जो आग में जो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लगी हुई थी, उसमें कुल 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 6 की मौत हो गई है और 5 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में हैं और एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। और जो जानकारी निकल कर आई उसमें न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो फरार है। उसने जो परिजन हैं बच्चों के, उनमें से किसी को भी सूचना नहीं दी। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके की गंभीर घटना, और सीधे दिव्यांकर का ही रुख कर लेते हो, हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांकर, ये जो पूरी तस्वीर बनी है, अभी प्रथम दृष्टया कारण क्या आ रहे हैं और क्या जो ये अस्पताल बना था, जो अस्पताल बनाने के नियम होते हैं बिल्डिंग को लेकर, क्या उन नियमों का पालन किया गया था? क्या जानकारी मिल रही है? जी अवधेश, बिल्कुल देखिए, इन सब की जो आपने सवाल किए, इन सब की जांच जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन एक जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। 12 बच्चे जो इस बेबी केयर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें जहां से निकाला गया, ये जो खिड़की है इसके कांच को तोड़ा गया और यहीं से 12 बच्चों को निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां जब उन्हें एडमिट कराया गया और उनकी जांच के दौरान या फिर जब एडमिट कराया गया तो उसके बाद
तो वहां पर जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई और 5 बच्चों का जो इलाज है वो अभी भी फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है। एक बार अंदर किस तरह से इस बेबी केयर हॉस्पिटल को बनाया गया उसकी हम तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे कैमरा पर्सन अनिल कुमार आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि इसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा छोटा आपको यहाँ पर नजर आएगा। जो बेबी केयर हॉस्पिटल है यहाँ पर, जहां पर बच्चों को रखा जाता था, और ग्राउंड फ्लोर का ये अगर बात करें तो बीते रोज जब 11:30 बजे के आसपास जब आग लगी तो पूरा जो ये हिस्सा है ये धू धू कर जलने लगा, और जिसके बाद काफी ज्यादा माहौल जो है वो हो गया, और लोग जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह से जो मदद करके जो खिड़की तोड़कर और बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल यही है, क्या जो ये बेबी केयर हॉस्पिटल चल रहा था इसके लिए जो एनओसी है, जो परमिशन है, बिल्कुल दिव्यांकर, जो जिन बच्चों की जिंदगी चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन सवाल अब ये बन रहा है कि जो नियम होते हैं, जिन चीजों की एनओसी की जरूरत पड़ती है, क्या वो चीजें थी? इस पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इसी घटना को लेकर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान इस पर आया है, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आ गया है। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, और जिस तरीके से मासूमों की, नवजातों की मौत हुई है, इस मामले में जिनकी भी जिम्मेदारी बनती है उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो दिल्ली अग्निकांड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से की जाएगी। देखिए, एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी कर दिया है और उन्होंने लिखा है कि दिल्ली अस्पताल में जो घटना हुई है वो हृदय विदारक है और इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की जांच हो रही है और इस पूरे घटना की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि दिव्यांकर भी बता रहे थे कि जो भी सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनकी जांच कर रही है, और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सौरभ भारद्वाज उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की हम जांच कर रहे हैं और इसके बाद सख्त एक्शन होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली अग्निकांड के मामले में, और अब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं और घटना के कारणों की जांच हो रही है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या थे, लापरवाही किस तरीके की हुई थी और इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई, और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में देर रात 4 मंजिला घर में आग लग गई। आग और धुएं से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि जांच में यह बात सामने आई है कि आग की वजह पार्किंग में खड़ी स्कूटी और बाइक थी, जिससे धुआं घर में बढ़ता चला गया। तो ये एक और घटना हुई है दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में देर रात 4 मंजिला घर में आग लगी और आग और धुएं से 3 लोगों की जान चली गई। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर अग्निकांड हुआ। दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट की भी तस्वीरें सबको हिलाकर रख रही हैं। एक गेमिंग जोन में आग के तांडव ने कई घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया, कई घरों के चिराग बुझ गए, कई लोग मौत के आगोश में समा गए। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। कल शाम करीब 4:30 बजे राजकोट में एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग कितनी भीषण है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं।
5 किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा गया राजकोट में। इस हादसे में अब तक 28 शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर प्रशासन पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन रेस्क्यू अभी भी चलाया जा रहा है। ये जो द बर्निंग गेमिंग जोन है, क्या हुआ वो हम पूरी तस्वीर आपको बता देते हैं। ये जो पूरी घटना है, आप देखिए किस तरीके से 25 मई शाम 4:30 बजे जो गेमिंग जोन था, यहां पर बच्चे थे, उनके अभिभावक भी रहे होंगे, वो पहुंचे थे, लेकिन देखिए यहां पर 28 बच्चों की जलकर मौत हो गई। ये गेमिंग जोन से बाहर नहीं निकल पाए। अब जो गुजरात सरकार है उसने जांच एसआईटी को सौंप दी है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। गेमिंग जोन में जो मालिक है उस पर केस दर्ज किया गया है। मालिक युवराज सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही साथ एक्शन ये हो गया है कि सभी गेमिंग जोन बंद कर दिए गए। सभी गेमिंग जोन को बंद किया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है और खुलासा ये हुआ है कि 2000 लीटर डीजल यहां पर रखा हुआ था और यही वजह थी कि जो लोग अंदर थे उनको भागने का मौका नहीं मिला। 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा गया था, यानी कि 3500 लीटर ऐसा ईंधन जो बेहद ज्वलनशील होता है। और यही वजह रही कि जब गेमिंग जोन आग के चपेट में आया तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो यहां से बचकर निकल नहीं पाए और आप देखिए किस तरीके का यह अग्निकांड देखने को मिला है। हम सीधे रुक करते हैं राजकोट का, जहां से हमारे साथ सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सूरज, फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो विजुअल दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मलबे का अंबार देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी थोड़ा थोड़ा करके मलबा यहाँ से हटा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर बचा तो नहीं, कोई किसी का शव तो अंदर नहीं है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसे देखी जा रही है और थोड़ा थोड़ा करके ये जो लोहे के छड़ और रॉड दिखाई दे रहे हैं जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये जो जलकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, इसे धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि कोई अंदर किसी का शव तो नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि जब ये आग लगी तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग थे वो कैसे किसी तरह से भागने में सफल हुए कई लोग, लेकिन जो ऊपर की मंजिल पे थे उन्हें निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई, वो निकल नहीं पा रहे थे और इसी के चलते एक के बाद एक लोगों का शव बरामद होना शुरू हो गया, लोगों की जान जाना शुरू हो गई। देखिए, इस पूरे मामले में लोगों का जो शरीर है वो इतनी बुरी तरह जल चुका है कि उनकी पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल है और इसी वजह से जामनगर एयर एम्बुलेंस के थ्रू डीएनए सैंपल्स भेजे जाएंगे, जितने शव मिले हैं उसे भेजा जाएगा ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्हें उनके लोगों को दिया जा सके, डीएनए मैच कराया जा सके। वहीं अगर जांच की बात की जाए तो एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर शहर के बीचों बीच चल रहा है, इसके पास फायर की एनओसी नहीं है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की और जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। सूरज, हमारे साथ आप बने रहिए। राजकोट अग्निकांड पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वही बता देते हैं। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल मौजूद था और ये डीजल जनरेटर के लिए लाया गया था। यही नहीं, गेमिंग जोन में करीब 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा गया था जो कार रेसिंग के लिए लाया गया था और इसके अलावा बिना परमिशन के गेमिंग जोन चल रहा था जिसकी दमकल विभाग से एनओसी नहीं ली गई थी। तो राजकोट अग्निकांड पर बड़ा खुलासा हो रहा है और बड़ा खुलासा यह है कि गेम जोन में 3500 लीटर ज्वलनशील पदार्थ था जिसमें करीब 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल रखा गया था। इसके अलावा बिना परमिशन के ही ये गेमिंग जोन बीच शहर में चल रहा था। तो सवाल यह है कि जो जिम्मेदार थे घटना के बाद जो एक्शन में है, उन्हें इन चीजों की भनक थी नहीं या फिर जानबूझकर आंख और कान बंद कर पूरा प्रशासन बैठा था, ये सवाल भी हैं। और अब दमकल विभाग भी कह रहा है कि एनओसी नहीं ली गई थी इस पूरे मामले में। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, राजकोट अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से भी है। छत्तीसगढ़ में एक बारूद फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया जिसकी गूंज 5 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी और इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए हैं जबकि कई मजदूर घायल हैं। सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मामले पर उच्च स्तरीय जांच होगी। यह धमाका इतना भीषण था कि ब्लास्ट का मलबा करीब 1 किलोमीटर तक गिरा। जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां से 10 फीट का गड्ढा वहां पर हो चुका है और ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। आप देखेंगे कि धमाका हुआ तो किस तरीके से पूरा इलाका हिल गया
और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से जेपी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, जिस तरीके से धमाका हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं बारूद फैक्ट्री के सामने ही मौजूद हूं और कहीं ना कहीं 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जो मजदूर हैं, मजदूर के परिजन जो है रात से ही यहां पर बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर 24 घंटे से जब ज़्यादा का वक्त बीत चुका है तो जो लापता मजदूर हैं उनके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है। इस पूरी घटना में अभी तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 6 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 8 से 10 मजदूर लापता हैं और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं रात से ही और लगातार पूछ रहे हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हालांकि सरकार की तरफ से मृत लोगों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 दिया गया है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से भी लगातार लापरवाही हो रही है। वहीं रेस्क्यू का काम जो है बहुत धीरे चल रहा है, जिसके कारण जो है लोग काफ़ी आक्रोशित है। ये कह रहे हैं कि इनके परिजनों के बारे में बताया नहीं जा रहा, जो यहाँ पर सुबह काम करने के लिए पहुँचे थे और फिलहाल इन लोगों ने गेट के सामने यहाँ पर टेंट लगा दिया है, जिसे प्रशासन और पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ परिजन है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताओ, बच्चे को पता चला? हम कहा जा रहे नहीं जाने? हाँ, हम जाने। कितने से रात से बैठे हो यहाँ? हाँ, हम रात कान के दिन भर रात कान के हम बैठे हैं। हमारे पूरा बैठे, हमारे तो पब्लिक देखिए, पूरा तस्वीर बैठे। है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की और ये सवाल उठता है कि प्रशासन ने सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन किसके लिए किया गया है? प्रशासन ये बता नहीं रहा है कि जो लोग अंदर थे कितने बचे हैं और कितने मिल नहीं रहे हैं। कई सवाल है बेमेतरा को लेकर भी, इस पर भी निगाहें लगातार बनी हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान रेमल की बात करते हैं। बड़ा अपडेट आ रहा है, समुद्री तट से आज टकरा सकता है। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात आज देर रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच के तट से टकराएगा। सीधे रुक करते हैं हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का। मनोज्ञा, किस तरीके की तस्वीर बनेगी आज और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? और अभी भी दिख रहा है कि जबरदस्त हवाएं चल रही हैं वहां पर। बिल्कुल, हवा की गति बढ़ती चली जा रही है और मैं जहां हूं ये दीघा है, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, और यहाँ पर आपको समुद्र की लहरें ऊंची होती दिख रही हैं। इसका मतलब है कि तूफान अब धीरे धीरे इसी इलाके में इस तरफ बढ़ रहा है, जो अभी एहतियातन तौर पर लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे सैलानी आते हैं दीघा में, खास तौर से शनिवार रविवार। कोस्टल बेल्ट है और छुट्टी का दिन है, वोटिंग का इस समय माहौल था इस इलाके में, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ी हुई है। हालांकि 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर पर्यटकों को, सैलानियों को हटाया जा चुका है और अभी भी ये लगातार कवायद प्रशासन के द्वारा जारी है। एनडीआरएफ की तैनाती हो चुकी है। चक्रवाती तूफान अभी फिलहाल यहाँ से करीब मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर है। 200 से 250 किलोमीटर दूर अगर मैं आपको बताऊं तो करीब जो गति है साइक्लोन की, वो आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से ये हवाएं और उनके साथ साथ ये लहरें ये बता रही हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से तूफान साइक्लोन इस तरह से बढ़ रहा है, तो उसमें 2 बातें हैं। पहला ये कि इसकी गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसी गति से ये इस तरफ बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि दीघा से लेकर दक्षिण 24 परगना और बांग्लादेश, इन्हीं के बीच में इसका लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल रात को होगा, लेकिन 12 घंटे पहले से तूफान अपना नजारा दिखा देता है, ये बता देता है कि वो आ रहा है और अपना मंजर का ये पायलट किस तरह से दिखाता है, जरा उसकी बानगी देख लीजिए। लहरें माना जाएगा कि करीब 6 से 10 फीट ऊंची जाएंगी और हो सकता है उससे भी ज्यादा जाए, लेकिन लोग हैं जो यहाँ से हटने का नाम और नहीं ले रहे हैं। तूफान के पहले की आहट तस्वीरों में दिख रही है। लगातार प्रशासन भी यहाँ पर नजरें बनाए हुए है, एहतियात बरत रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बिहार की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर हर कोई राजनीति समझता है। मैं गंगा किनारे हूँ, गंगा के पानी में भी राजनीति बहती है और बिहार की राजनीति क्या कोई करवट भी बदल रही है? 6ठे चरण का चुनाव मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। अब 8 सीटें बच गई हैं बिहार में, जहां पर अभी बटन दबाना बाकी है। 32 सीटों पर चुनाव हो गया, लेकिन ये 40 सीटें क्या कह रही हैं? 40 में से 39 सीटें एनडीए पिछली दफा जीतने में कामयाब हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज यहाँ 3-3 रैलियां की हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं वो है 33 साल के युवा तेजस्वी यादव। आरजेडी की कमान
खुद अपने हाथों में संभाले हुए हैं। और माई का जो समीकरण था कि मुस्लिम यादव वोट बैंक पर वो बैंक किया करते थे, अब उसे माई बाप भी बना दिया है। अब उसका माइकीकरण भी हो गया है, यानी कि मुस्लिम यादव उसके साथ कुशवाहा भी जुड़ गए हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों में भी क्या कोई सेंधमारी हो रही है। और साथ ही साथ चुनाव में तलखी भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसी बिहार में हमने देखा था मछली को लेकर, मटन को लेकर एक मुद्दा बना, फिर हिंदू मुसलमान भी होता दिखाई दिया। क्या एनडीए का, बीजेपी का कोई तोड़ निकाल पाए हैं? खुद तेजस्वी प्रधानमंत्री बिहार में थे, काराकाट में थे, वो कह रहे हैं लालटेन लेकर आप मुजरा कर रहे हैं। देखिए, हम गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जो अहम मुद्दा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा में देखिए, हम छोटे हैं लेकिन उनकी भाषा में गिरावट बहुत आई है। और इस तरह की भाषा बिहार में आके बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब समझते हैं। और जो ये भाषा बोल रहे हैं, जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाजपा के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की भाषा, बिहार आए 10 साल अपना हिसाब दीजिए, आपने बिहार के लिए क्या किया, या आपका 5 साल का अगला विजन क्या है, इस पे बात कीजिए। आप नौकरी, महंगाई पर बात कीजिए, गरीबी पे बात कीजिए। बिहार का बाढ़ बड़ी समस्या है, 1 मिनट भी नेपाल से बात की है 10 सालों में, समाधान निकाला है? लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, एक चीनी मिल तक नहीं खोला गया। चंपारण गए, जहां भी गए, तो नफरत की राजनीति बहुत आसान राजनीति होती है, जिसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। और काम पर वोट लेना बहुत मुश्किल होता है, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं। इसलिए खाना कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये हम लोगों को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पलटवार करते हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस जो है, वो इंडिया को इंडिया अलायंस कहते हैं, कि वो डरो और डराओ की राजनीति करते हैं। आप डरा रहे हैं लोगों को। 17 महीने हम सरकार में थे, केवल काम की बात करते थे। आधी रात छापे मारने जाते थे अस्पताल में। 5 लाख नौकरियां दी मैंने, 3 लाख प्रक्रिया दी है जो आने वाली है। मानदेय बढ़ाया हमने स्वयं सहायता समूहों का, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। प्रधानमंत्री बोलते कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि SC, ST, OBC सब आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दे। झूठा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री। उनको डेटा नहीं पता। 75% बताओ कौन से भाजपा शासित राज्य में 75% आरक्षण है? हमारी सरकार ने इसलिए तो जाति आधारित गणना कराई ताकि साइंटिफिक एकरा है। और हम लोगों ने OBC का, SC का, ST का, EBC का 75%। बिहार सबसे पहला राज्य जहां 75% लोगों को आरक्षण दिया गया है। हम लोगों ने कैबिनेट से रिकमेंड किया कि इसको शेड्यूल 9 में डालने का, अब तक प्रधानमंत्री ने किए। आपको भी पता है, हम प्रधानमंत्री से 1 घंटे बात किए। जब प्रतिनिधिमंडल हम लोग लेके गए थे दिल्ली, उसमें मुख्यमंत्री भी थे। किस विषय पे? जाति आधारित गणना करा दो भाई। 1 घंटे तो जाति आधारित गणना उन्होंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा थी आरक्षण विरोधी। जहाँ तक बात है, मंडल जब लागू हुआ तो उसके विरोध में जो आरक्षण के विरोध जो यात्रा थी, उसमें आडवाणी जी के साथ मंडल के खिलाफ मोदी जी। पर बीजेपी और प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं निषाद हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, तेली हो, इन सब का आरक्षण लेकर आप मुसलमानों को दे देंगे। 75% किसका बढ़ा बिहार में? प्रधानमंत्री ने बताया। और गुजरात में भी आप देखिएगा तो 25 ऐसी मुसलमान जातियां हैं जो मंडल कमीशन की सिफारिशों पे गुजरात में भी मिल रहा है मुसलमानों को आरक्षण। तो मंच से उतरकर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में आ गए हैं। हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया जा रहा है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा।
लेकिन अब बेड रेस्ट की बात हो रही थी, आप कह रहे थे प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट पर भेज देंगे, आप मतलब शैया पर लिटा देंगे प्रधानमंत्री। इसका मतलब अब आपका समय कंप्लीट हो गया। आप हमारे नौजवानों को 22 साल में बेड रेस्ट कराना चाहते हो, अग्निवीर योजना ला करके। क्या है वो 4 साल का, क्या करेगा उसके बाद? और आप 75 साल के होके 5 साल और मांग रहे हैं। तो आप 10 साल आपको मौका दे दिया देश की जनता ने, अब जान छोड़िए। प्रधानमंत्री आपकी तबीयत को लेकर, आपकी सेहत को लेकर इतने फिक्रमंद रहते हैं। पिछले साल भी बोला, अरे भाई तेजस्वी थोड़ा सा अपना वेट घटा लो। आप पेन किलर्स लेकर, अपना बैंड लगाकर तब आप प्रचार कर रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो चिंतित हैं, आप कहते हैं बेड रेस्ट पर चले भेज दें। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं कि इस हालत में भी एक 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर उनको रोड पे लाया। बिहार इतनी बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, अच्छी बात है, सबको आना होता है, लेकिन आए तो कम से कम काम की तो बात करो। नौजवानों की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, बिहार के हित के बारे में बात कीजिए। क्या किया, क्या करेंगे, इस पे होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि उनको लगता है कि जिला का भी कैपिटल होता है। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि अरे ये गोरख धंधा खोल रखा है, जमीन दो नौकरी लो। आप तो जमीन हड़पेंगे तब नौकरी देंगे। देखिए, एक बार नहीं 2 बार इस चीजों की इन्वेस्टिगेशन हो गई है और क्लोज कर दिया है सीबीआई ने, फिर दोबारा खोला जा रहा है। इसमें कोई दम ही नहीं है। इस बात को तो हमारे चाचा ने क्लियर तो कर ही ना दिया था कि हम लोगों को फंसाया जा रहा है। ललन सिंह जी ने भी क्लियर कर दिया था, वही याचिकाकर्ता थे, उन्होंने खुल करके आके बोला कि कुछ नहीं पाया, सीबीआई ने बंद कर दिया। ये तो पॉलिटिकल है ना वेंडेटा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर में बहुत घूम लिए, अभी 2-4 दिन और बचे हैं, आप जेल यात्रा के लिए भी तैयार हो जाओ। ये बिहार है, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, बिहार है। एक बार हिम्मत करके तो दिखाएं, देखें लोग आ जाएंगे कैसे रोड पे। ये गलती मोदी जी डर गए हैं, उसने एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम मुझे हरा रहे हो तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को आप चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि धमका रहे हैं कि बिहार करके तो दिखाओ, बिहार की जनता जवाब देगी। मोदी जी का ये कहने का मतलब है कि तुम मुझे चुनाव हरा रहे हो, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। मोदी जी, ये बिहार है, पहली बात। हमारे भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था, हमें डर नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज की याद दिलाते हैं कि जंगल राज। आज भी उन्होंने कहा कि देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने जंगल राज नहीं देखा, लेकिन जंगल राज क्यों ना आने देना। पिछड़ों का सरकार आया, जब मुख्य धारा में लोग आने लगे, वंचित शोषित समाज के लोग, तो जंगल राज वाली बातें ये भाजपा वाले प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। ये कौन सा राज की परिवार ही आपको दिखता है? आपकी 2 बहनें सांसदी का चुनाव लड़ रही हैं, 2 भाई, आप और आपके भाई वो विधायक हैं। वो कहते हैं ये तो बस परिवारवाद से आगे कोई किसी को सोच ही नहीं है। मेरे लिए तो पूरा देश परिवार है। मेरा भी परिवार है पूरा देश, मेरा भी है, इसमें क्या है। हमारे कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, सब है। और इलेक्टोरल फील्ड में आए तो जनता तय करेगी। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ताज रखा गया है, फील्ड में भेजा गया है। फील्ड में मालिक कौन है? जनता है, जनता को तय करने दो। लेकिन परिवारवाद की अगर आप बात करते हो तो आप अपने घर से शुरू करो। आप तय करो कि बीजेपी के कोई नेता के बेटे और बेटी को टिकट नहीं देंगे, या कोई भी ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे। आपका परिवारवाद जमुई में कहाँ चला जाता है, हाजीपुर में कहाँ चला जाता है, गया में कहाँ चला जाता है, औरंगाबाद में कहाँ चला जाता है, नवादा में कहाँ चला जाता है। माई फॉर्मूला भी आपने तोड़ दिया, उससे आगे जा रहे हैं। अब तो माई बाप है, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, आधी ऐसे आधी आबादी हो गई, और पी से पुअर, माई बाप, A to Z की। लोग मानेंगे ये, या यादव राज का डर अभी भी उनके मन में है? आप
अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, माइक की भी बात होने लगी। कुछ हुआ? 17 महीने हम सरकार में थे, कितना बढ़िया चला सरकार, कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई अप्रिय घटना ऐसी कोई हुई नहीं हुई, सब शांतिपूर्वक रहे, नौकरियां मिल रही थी, आईटी पॉलिसीज बना रहे थे हम, ये सब काम है, जंगल राज नहीं। विचारधारा की लड़ाई में क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की, आप मुसलमानों की बात करते हैं, सनातनी हिंदू होने का दम तो भरते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ढोंग है, पाखंड है। ये हमारे लिए तो सब बराबर है, सब इंसान पहले है, और इंसान की जो जरूरत है हम उसकी बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकी जरूरत की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 400 पार। इज कमिंग ऑन 4 जून। देखिए, बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। आप कह रहे हैं कि वोट पड़ रहे हैं टनाटन, बीजेपी जा रही है झटाझट और ठकाठक। बिहार के जनता का मिजाज है टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। इंडिया अलायंस को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक।